हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शोशू पॉइंट। आज का वीडियो सेमेस्टर 5 के लिए है। बीए सेमेस्टर 5 जो बच्चे थर्ड ईयर में आ गए हैं और उनका एग्ज़ाम आने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, किसी एक स्पेशल चैप्टर से ये क्वेश्चंस नहीं हैं, ये सारे के सारे मिक्स्ड हैं। ठीक है, आपके पूरे सिलेबस में जो भी थिंकर्स हैं उन सभी से हैं। इसके अलावा ये गेस किए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस समय एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आपको हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो अगर आप अपने सिलेबस को ठीक से पढ़ लें, उसमें जो भी थिंकर्स हैं, उनकी जो भी थ्योरीज़ हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को अगर समझ लें और कुछ फैक्ट्स को लर्न कर लें, तो आपके 100% मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आपके, तो फुल मार्क्स मिलेंगे, तो फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छी तैयारी रखिए अपनी, और मैं रेगुलरली आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। साथ में आप अपने कॉन्सेप्ट्स भी, मतलब है मेरा, क्लियर रखिए। ठीक है, उनको पढ़िए बुक्स को अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको मैं हिंदी में बोलूँगी, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ज़रा उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, इतना जान लीजिए। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलने वाला। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों ही बच्चों को लिख लेना चाहिए ये कॉपी पे। ठीक है, बार बार फ़ोन को यूज़ करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे ही इम्पॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, हमेशा ही आपके काम आने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चल के आप एमए करते हो, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हो, या पीएचडी का एग्ज़ाम देते हो, एंट्रेंस का, हर एक चीज़ में ये काम आता है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि बस बीए का एग्ज़ाम दे देंगे और फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय जो आपका, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक सोशल इकोलॉजी? ठीक है, सामाजिक पारिस्थितिकी जो आपका एक कॉन्सेप्ट है, किसका? राधा कमल मुखर्जी का। वो आपकी किस बुक में है? उस बुक का नाम भी है सोशल इकोलॉजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी पुस्तक है सोशल इकोलॉजी, यानी कि सामाजिक पारिस्थितिकी, उसके रचयिता कौन है, वो किसने लिखी है? तो आंसर है आपका राधा कमल मुखर्जी इज़ द ऑथर ऑफ बुक सोशल इकोलॉजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन सोशोलॉजिस्ट कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज मार्क्सियोलॉजिस्ट? ठीक है, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मार्क्सियोलॉजिस्ट। ठीक है, मार्क्स से बना है, मार्क्सियोलॉजिस्ट, MARXIOLOGIST, मार्क्सियोलॉजिस्ट। यानी कि कौन सा ऐसा समाजशास्त्री है जो खुद को मार्क्सवादी कहता है? माफ़ करिएगा, मार्क्स शास्त्री। ठीक है, कौन सा ऐसा समाजशास्त्री है जो खुद को मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करता है? तो वो है आपका डीपी मुखर्जी। ठीक है, डीपी मुखर्जी इज मार्क्सियोलॉजिस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर फर्स्टली ट्राइब्स वर इंक्लूडेड इन सेंसस? जो हमारे भारत देश की जनगणना होती है, उसमें शुरुआती दौर से हमने जनजातियों को इंक्लूड नहीं किया था, हम उनकी गणना नहीं करते थे। ठीक है, तो वो ऐसा कौन सा पहला वर्ष था जब हम अपनी जनगणना में जनजातियों की भी गिनती करना शुरू किया हमने? तो वो वर्ष था 1931, हमेशा याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गिवन ओरिजिन ऑफ कास्ट ऑन रेशियल थ्योरी। बहुत सारे लोगों ने जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत बताए हैं, ठीक है, तो किसने प्रजातीय अवधारणा के आधार पर बोला कि जाति की उत्पत्ति हुई है, यानी कि जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रजातीय अवधारणा के आधार पर किसने दिया? आंसर है आपका डीएन मजूमदार, और साथ ही साथ हर्बर्ट रिजले भी हैं जिन्होंने प्रजातीय सिद्धांत दिया है, रेशियल थ्योरी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल थ्योरी गिवन बाय डीएन मजूमदार एंड हर्बर्ट रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रिटन द बुक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आंसर है आपका डीएन मजूमदार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिवन द पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइब्स। जनजातियों के एकीकरण के लिए सातवीकरण की नीति किसने सुझाई? आंसर है आपका जीएस खुरिये और एआर देसाई, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे ही। जो आपके जीएस खुरिये हैं, जीएस खुरिये कौन है? फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी यानी कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं जीएस खुरिये, तो वो ही हैं। और साथ में एआर देसाई भी हैं जिन्होंने बताया कि अगर हमें जनजातियों का एकीकरण करना है तो हमें सातवीकरण की नीति को अपनाना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रिटन द बुक आई एंड अदर एक्सप्लोरेशंस। आई एंड अदर एक्सप्लोरेशन नाम की पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है आपका जीएस खुरिये, ठीक है। इस बुक में जीएस खुरिये के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। पाथवेज बुक किसने लिखी? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पाथवेज? पाथवेज बुक टीएन मदान ने लिखी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट हेड इन लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट विच वॉज मर्ज्ड विद इकोनॉमिक्स। हिंदी में कौन लखनऊ विश्वविद्यालय में पहले अध्यक्ष बनाए गए समाजशास्त्र विभाग के? जो हमारा समाजशास्त्र विभाग था उस समय वो इकोनॉमिक्स के साथ मिला करके पढ़ाया जाता था, ठीक है, समाजशास्त्र और इकोनॉमिक्स विभाग साथ में एक ही में थे, ठीक है, दोनों साथ में थे। तो उस समय जब स्थापना हुई 1921 में, 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे सबसे पहले हेड कौन बनाए गए? तो आंसर है आपका राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जिसके अभी अभी 100 साल पूरे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाओगे अब तो आपको सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट मिलेगा। अब आप जाओगे देखोगे तो वहाँ पे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट और सोशल वर्क आपको एक ही साथ जुड़े हुए दिखते हैं, ठीक है, बट दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं। तो पहले जब यहाँ पर सोशियोलॉजी शुरू की गई थी पढ़ाने के लिए, तब आपको मैंने बताया था कि समाजशास्त्र के जो विषय था वो उतना ज़्यादा विकसित नहीं था, समृद्ध नहीं था, ठीक है। तो यहाँ जब आया समाजशास्त्र तो उसमें सब्जेक्ट मैटर की कमी होने की वजह से हमें इकोनॉमिक्स के साथ मिला करके उसको पढ़ना पड़ा, बट धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती गई। सोशियोलॉजी एक अब बहुत ही विस्तृत एक विषय है, एक जटिल विषय है जो सबसे जटिल विषय के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपके हेड या अध्यक्ष कौन थे? राधा कमल मुखर्जी। स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ बता दूं, जब आप पेपर मिलेगा आपको एग्ज़ाम पेपर, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस रहेंगे, बायलैंग्वेज रहेगा आपका पेपर। तो हिंदी मीडियम वाले स्पेशली
इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना क्वेश्चंस को, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले भी जिसमें कोई दिक्कत आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आपकी नज़र ज़रूर जानी चाहिए हिंदी पर भी, ठीक है। और इंग्लिश क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो हिंदी मीडियम वाले अगर देख लेंगे एक बार इंग्लिश में, तो मेरे ख्याल से उनको आंसर जल्दी क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं। हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी इन 1952? देखिए सोशियोलॉजी कल लिखा हुआ है, उस SOCIOLOGICAL कर लीजिएगा। सोशियोलॉजिकल, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1952 में। ये वर्ष भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट, कब हुआ? तो आप क्या बताओगे? 1952 में। और किया किसने? GS खुरिया ने, ठीक है। ये एक सोसाइटी है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1952 में हुई और GS खुरिया जी के द्वारा हुई। देन व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन कास्ट एंड रेस? ठीक है, जब आप ओरिजिन ऑफ कास्ट पढ़ते हो तो आपको कास्ट और रेस दोनों भी बताया जाता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कहीं रेस और कास्ट सेम चीज़ें तो नहीं है। तो जब आप कास्ट और रेस दोनों चीज़ों को जानते हो, पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि रेस इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड कास्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दोनों में एक सिमिलैरिटी बताई गई है। तो वो सिमिलैरिटी यानी कि समानता क्या है? जाति और प्रजाति दोनों में क्या समानता पाई जाती है? एक ही समानता पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सजातीयता की चेतना, ठीक है। सजातीयता की चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। देन हु रिटन द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट। 1953 में ये बुक पब्लिश हुई, इरावती कर्वे ने लिखी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्टडी की इन्होंने हमारे यहाँ नातेदारी व्यवस्था पे, पूरे भारतवर्ष की इन्होंने स्टडी की है, ठीक है। भारतीय समाजशास्त्री IP देसाई हैं, ठीक है। तो उनके अध्ययन का परिप्रेक्ष्य क्या था? व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ IP देसाई? तो उनकी जो अप्रोच थी चीज़ों की स्टडी करने की, वो कौन सी थी? मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से वो चीज़ों को देखते थे। Who written the book सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, 1966 में पब्लिश हुई। MN श्रीनिवास ने लिखी है ये बुक, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इसमें इन्होंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, तो वो सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। Whose study is related with कमार ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़? कहने का मतलब किसने, एक ट्राइब है कमार जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगी, तो उस पर स्टडी किसने की है? आंसर है आपका श्यामचरण दुबे, या इसको शॉर्ट में आप लोग SC दुबे भी कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज रिटन बाय होम? किसने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक लिखी है? आंसर है आपका PH प्रभु, PH प्रभु। हाउ मैनी जोन्स वर डिवाइडेड बाय इरावती कर्वे फॉर द स्टडी ऑफ किनशिप इन इंडिया एंड व्हाट वाज द बेस ऑफ डिवीजन? हिंदी में
भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के लिए इरावती कर्वे ने भारत को कितने जोन में विभाजित किया और उस विभाजन का आधार क्या था? तो आंसर है आपका 4 जोन में डिवाइड किया, 4 जोन्स, एंड द बेस ऑफ डिवीज़न वाज लैंग्वेज। ठीक है, भाषा के आधार पे विभाजित किया। स्टूडेंट्स, आपको ये काम ज़रूर करना है कि जो भी मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट करोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज भी करना पड़ेगा, पॉज भी करो, उसको ध्यान से सुनो और लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक राधा कमल मुखर्जी गिवन द कॉन्सेप्ट हायरार्की ऑफ वैल्यूज़? मूल्यों का संस्तरण एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है जो कि राधा कमल मुखर्जी ने दी है। तो वो अवधारणा उन्होंने किस पुस्तक में दी है? इन विच बुक राधा कमल मुखर्जी गिवन द कॉन्सेप्ट हायरार्की ऑफ वैल्यूज़? आंसर है आपका डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, बुक का नाम है डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़। थ्रू विच प्रोसेस पीपल इंटरनलाइज सोशल वैल्यूज़? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के जो सदस्य होते हैं वो सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, है ना? आंतरीकरण मतलब चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करना, अडॉप्ट करना। तो वो प्रोसेस क्या है? सोशलाइजेशन, या हिंदी में सामाजिकरण। सामाजिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप लोग क्या करते हैं? सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण करते हैं। ठीक है, in which concept Radha Kamal Mukherjee has told about facts and values cannot be separated with each other? In which concept Radha Kamal Mukherjee has told about facts and values cannot be separated with each other? सुन लिया होगा आप लोगों ने ध्यान से। ठीक है, हिंदी में कौन सा ऐसी अवधारणा है जिसमें राधा कमल मुखर्जी ने बताया है कि तथ्य और मूल्य दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों को आप विभाजित नहीं कर सकते? तो आपका जो एक कॉन्सेप्ट था सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ या इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ वैल्यूज़, ये जो कॉन्सेप्ट है राधा कमल मुखर्जी का, उसमें उन्होंने बताया है कि हम तथ्यों और मूल्यों को दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे तभी चीज़ों को हम सही सही जान सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर हमें कोई स्टडी करनी है किसी एरिया की और इस एरिया के बारे में कुछ भी पता लगाना है, तो हमें जब तक वहाँ के मूल्यों के बारे में नहीं मालूम होगा तब तक हम सिर्फ फैक्ट्स के बारे में पता लगा लगा करके वहाँ की एग्जैक्ट रियलिटी को हम नहीं जान सकते। ठीक है, तो इसी को बोला है उन्होंने कि मूल्य और तथ्य। तथ्य क्या होता है? फैक्ट्स पूरी तरीके से साइंस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो साइंस ही काफ़ी नहीं है हमें चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, तो हमें अपने मूल्यों को भी जानना होगा, उसी बेस पर हम अपना काम करते हैं। तो इस थ्योरी का नाम है सामाजिक मूल्यों की संरचना, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। इसी थ्योरी को आप इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ वैल्यूज़ भी कहते हो, सेम। ठीक है, मूल्यों का के एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं और इन्हें आप नोट करके लर्न भी करिए।